Good evening students and welcome to the second lecture of course in metallurgy. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ओर होता क्या है, मिनरल होता क्या है. उसके बाद हमने बेसिक स्टेप्स की बात की थी. स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए जा सकते हैं. तो स्टेप्स में मैंने पहले बताया था, सबसे पहले कोई भी ओर होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पल्वराइजेशन, मतलब सबसे पहले उसको तोड़ते हैं. फिर हमने कहा था जब टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में तो फिर हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर. ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. ओर का कंसंट्रेशन हो जाता है, फिर मैंने कहा था इसको क्या करेंगे, कन्वर्जन टू ऑक्साइड. ऑक्साइड में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड. इसके बाद क्या करते हैं, तुम करते हैं रिडक्शन. रिडक्शन के लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन. तो हमने कहा था कि वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे. वी स्टार्टेड विथ कंसंट्रेशन. मैंने कहा दो टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल. फिजिकल में तीन टाइप की आती थी, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ रोटेशन. ग्रेविटी सेपरेशन हमने पढ़ा, यूज ऑफ ग्रेविटी, इसके लिए यूज करते हैं कार्बोनेट और ऑक्साइड के लिए. मैग्नेटिक सेपरेशन इसके लिए यूज करते हैं उन उसके लिए इसमें एक पार्ट क्या हो मैग्नेटिक और दूसरा पार्ट क्या हो नॉन मैग्नेटिक. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ रोटेशन प्रोसेस. फोर्थ रोटेशन प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो किसके लिए यूज करते हैं. तो जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं. लाइक मैंने कई सारे आपको बताए थे. ZnS क्या नाम होता है, जिंक ब्लेंड. HGS सिनाबार. Cu2S कॉपर ग्लैंस. CuFeS2 कॉपर पायराइट. PbS गैलेना. ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं. ठीक है, इवन Fe2 भी ले सकते हो, आयरन पायराइट. आपको याद रखने खुद जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये भी समझ लो. बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंशियल वेटिंग. प्रेफरेंशियल वेटिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है, प्रेफरेंशियल वेटिंग का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को वेट करता है दूसरे को नहीं. मतलब होता है किसी वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को वेट करेगा दूसरे को नहीं. मतलब यहाँ पे सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर को वो वेट करेगा, मतलब भिगा देगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो वेट नहीं होंगी. इसी चीज को कहते हैं प्रेफरेंशियल वेटिंग. तो वेट कौन सा हो रहा है, सल्फाइड ओर वेट होगा और इम्प्योरिटीज वेट नहीं होंगी. ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ गया, किनके लिए यूज करके समझ में आ गया. स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझो. कंटेनर होता है, कंटेनर दे रखा है. कंटेनर के अंदर हम क्या डालते हैं, लिक्विड है, लिक्विड कंटेन्स वाटर होता है इसमें, साथ में पाइन ऑयल होता है, वाटर साथ में पाइन ऑयल, इसके साथ सोडियम इथाइल जैंथेट. सोडियम इथाइल जैंथेट होता है, साथ में क्रिसॉल डाल देते हैं जनरली. ठीक है, फिनॉल या फिर क्रिसॉल डालते हैं. ठीक है, ये डाल दिया गया. ये लिक्विड के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं. और ये क्या होता है, एक तरीके से आपने देखा होगा लस्सी जब बनती है तो मिक्स करने के लिए एक सब्सटेंस हम यूज करते हैं, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये क्या होता है, आप सिंपल टर्म से समझ लो तो एक तरीके का मिक्सर है, मिक्स करता है. और यहां से क्या होता है, छोटे छोटे होल से हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं कंप्रेस्ड एयर. कंप्रेस्ड एयर को पास कराते हैं. ये स्ट्रक्चर होता है. एयर पास कराए, एयर का मतलब क्या हुआ, एयर के बबल्स होते हैं, अंदर पास कराए, अंदर क्या, वाटर, पाइन ऑयल, सोडियम इथाइल जैंथेट एंड क्रिसॉल. तो होता क्या है, पाइन ऑयल क्या करता है, इस पाइन ऑयल ये क्रिएट करने लगता है, क्योंकि यहाँ बबल्स आए थे, ये फ्रोथ बनाने लगता है. ठीक है, फ्रोथ फॉर्मेशन करता है. Finally is responsible for
फॉर्मेशन। फ्रोथ मतलब जैसे आप देखते हो जब नहाते हो तो एक तरीके से देखते हो वॉशरूम बबल्स क्रिएट होते हैं जब आप डिटर्जेंट को डालते हो तो उसको मतलब फ्रॉथ कहते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग। ये फ्रोथ क्रिएट करने का काम करता है पाइन ऑयल। व्हाट इज द रोल ऑफ पाइन ऑयल? तो पाइन ऑयल इज यूज्ड टू फॉर्म फ्रोथ। फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है। तो पाइन ऑयल को क्या कहते हैं? दिस पाइन ऑयल इज नोन एज फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट। पाइन ऑयल इज नोन एज फ्रोथिंग एजेंट। ओके, फ्रोथिंग एजेंट मतलब जो झाग बनाएगा। अब यहीं पे एक सवाल पूछते हैं, इससे पाइन ऑयल बना सकता है? सर कोकोनट ऑयल नहीं यूज कर सकते? कोकोनट ऑयल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा ऑयल चाहिए जिससे कि फ्रोथ स्टेबल हो। जो आप डिटर्जेंट से बनाते हो फ्रोथ, वो थोड़ी देर बाद बबल्स उसके फूट जाते हैं, स्टेबल चाहिए। तो हम पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज यूकेलिप्टस ऑयल। हमारे भाई वाले बच्चों को पता होता है यूकेलिप्टस का मतलब कचनार का तेल। ठीक है, एक लंबी सी ट्री होती है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म सिंकोना। ओके, तो हम पाइन ऑयल यूज करें या फिर यूकेलिप्टस ऑयल यूज करें, या फिर एक और हमने सब्सटेंस पढ़ा कैम्फर ऑयल। इसको आप मंदिरों में देखते हैं, पूजा पाठ करते समय देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कपूर। ठीक है, कैम्फर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो अ वेरी मेडिसिनल प्लांट। तो वी यूज 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस या कैम्फर। जो चीज अवेलेबल होगा उसे यूज करेंगे। बस काम क्या है? तो फ्रोथ बनाता है। फ्रोथ कैसे बनाया तो समझो। हमने क्या पास किया था? नीचे से कंप्रेस्ड एयर पास कराया, एयर पास हुआ। अब ये एयर पास हुआ, बबल बने। बबल क्या होते हैं? उनकी टेंडेंसी होती है कि वो जाएंगे सरफेस पे। सरफेस पे क्यों जाएंगे? सरफेस पे मेन जाने का रीजन होता है, ठीक है, टू मेंटेन सरफेस टेंशन। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन को मेंटेन करने के लिए आपका बबल ऊपर जाता है, क्रिएट करता है फ्रोथ। फ्रोथ क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि जैसे ही वो सरफेस पे गया, पाइन ऑयल उसके ऊपर एक सरफेस बना देता है जो कि उसको बाहर नहीं जाने देता, और वहां क्या बन जाता है? फ्रोथ। तो फ्रोथ किसने बनाया? तो पाइन ऑयल। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट। पहले तो यही जान लो सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट क्या होता है। काफी लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, बट सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट सामने नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन सब्सटेंस नहीं है। सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट कुछ इस तरह समझो, अगर अल्कोहल है, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड, जो मैंने बताया था, ये क्या होगा? इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियस लवर है, एक इलेक्ट्रॉन लवर है, लोन पेयर है, कार्बन पे अटैक। क्यों? कार्बन पे चार्ज क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। पाई बॉन्ड शिफ्ट क्या बन जाएगा? आर ओ कार्बन एस डबल बॉन्ड एस, इस पे माइनस, एच को क्या किया हमने? हटा दिया, एच प्लस। अब आर अगर इथाइल हो तो इसको हम कहेंगे इथाइल ज़ैंथेट। और इसको मैनेज करने के लिए अगर यहाँ पर सोडियम आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम इथाइल ज़ैंथेट। ठीक है, तो दिस इज सोडियम इथाइल ज़ैंथेट। इसका काम क्या है? तो सोडियम इथाइल ज़ैंथेट एक्ट एज कलेक्टर। डीएम नहीं है ये, कलेक्टर मतलब कुछ अलग है, कलेक्ट करता है। सोडियम इथाइल ज़ैंथेट का जो सल्फर आइटम है, हम किसके लिए करें? सल्फाइड के लिए। तो इसका पर्पस क्या होता है कि सोडियम इथाइल ज़ैंथेट जो सब्सटेंस दे रखा है, मान लो इथाइल है, सोडियम इथाइल दे देते हैं, तो ओर के पास जब पहुंचता सल्फाइड ओर के पास, ठीक है, सल्फाइड ओर के पास जब पहुंचता है तो सल्फाइड ओर इसके बीच में ट्रैप हो जाता है। सल्फाइड ओर इस बीच में क्या होता है? ट्रैप हो जाता है। ये ब्लैक सा क्या है? दिस इज सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर इसके अंदर फंस जाता है। क्यों? दोनों का सरफेस सेम है, ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्सेस यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, कॉमन सरफेस है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप हो गया। और इसमें दो पार्ट है, एक तो ये पार्ट है जो कि चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज नथिंग बट, दो पार्ट है जो चार्ज, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग सब्सटेंस।
और जो कार्बन वाला पार्ट उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो वाटर लविंग सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है वाटर में है, हाइड्रोफोबिक की टेंडेंसी कहाँ होता है कि कहाँ जाकर है, ये रहेगा एयर में। तो ये क्या करता है, सल्फाइड ग्रुप को अपने साथ ट्रैप कर चुका है, बट अभी इसके दो पार्ट है, एक क्या है हाइड्रोफिलिक और दूसरा क्या है हाइड्रोफोबिक, दो पार्ट दे रखे। तो ये जाता है सरफेस पे, अब सरफेस पे पहुंचा, वहां पे फ्रोथ है, तो फ्रोथ के अंदर लाई करता है हाइड्रोफिलिक फोबिक पार्ट और वाटर में क्या करता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, कुछ इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, इस फ्रोथ को हटा देते हैं। फ्रोथ को हटाओगे तो फ्रोथ में क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ आपका ये कंप्लीट सोडियम मिथाइल जेंथेट हट जाएगा, साथ ही साथ सल्फाइड और भी हट जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ इम्प्योरिटी। इस लिक्विड के अंदर हमने डाला क्या था, हमने डाला था इसके अंदर और इम्प्योरिटी। तो और कहां चला गया, तो और चला गया सोडियम मिथाइल जेंथेट के साथ, तो और सल्फाइड हो चला गया सोडियम मिथाइल जेंथेट के साथ में अटैच हो, कलेक्ट किया इसने, जिसको कहा कलेक्टर। और इम्प्योरिटी कहां रहेगी, इम्प्योरिटी यहाँ पे धीरे 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 डिपॉजिट होंगी, दिस इज योर इम्प्योरिटी। प्रोसेस फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से समझो। कंटेनर में क्या क्या है, वाटर है, पानी वाला सोडियम मिथाइल जेंथेट है, और साथ में क्रिसॉल है, बाद में डालो और इम्प्योरिटी। कंप्रेस्ड एयर को पास कराया, एयर में ये बबल क्रिएट, बबल जो क्रिएट हुआ पानी वाले के चलते क्या हुआ, वो फ्रोथ बनकर जमा हो गया, इसलिए इसको कहा फ्रोथिंग एजेंट। इसके यहाँ पर दो चीज और यूज कर सकते हैं, क्लिप्टोसॉल या कैम्फर ऑयल। साथ में सोडियम मिथाइल जेंथेट, सोडियम मिथाइल जेंथेट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट रिसाइड्स इन द एयर, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ रहता है, एयर में। हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ रहता है, तो वाटर के अंदर। सिंस ये क्या करता है, सल्फाइड ग्रुप अपने आप हाथ ट्रैप कर लेता है, ट्रैपिंग इसलिए क्योंकि वेंडावर फोर्सेस है, ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये चाहता है कि इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बबल से एयर में लाई करे, तो कुछ इस तरह से डिपॉजिट होता है। फिर फ्रोथ को हम क्या करते हैं, रिमूव, एंड आफ्टर दैट उसी के साथ सल्फाइड ग्रुप को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, फ्रोथ इज रिमूव्ड अलोंग विद द सल्फाइड ओर व्हिच इज लेटर ड्राइड एंड सल्फाइड ओर इज कलेक्टेड एंड इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को हटा देते हैं। इन सब चीज का मैंने रूल बताया, क्रिसॉल का रूल नहीं बताया। क्रिसॉल का रूल है सिंपल सा, इट वर्क्स एज फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, फ्रोथ इज नॉट वेरी स्टेबल। तो क्रिसॉल जब डालते हैं तो इट वर्क्स एज स्टेबलाइजर, स्टेबल बनाता है। ठीक है, क्रिसॉल का काम क्या है, वो स्टेबल बनाएगा आपके ओर को, बस। ठीक है, वी कैन यूज क्रिसॉल, वी कैन यूज फिनॉल, फिनॉल या क्रिसॉल यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो क्लियर हो गया। वाटर तो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, पानी फ्रोथिंग एजेंट है, सोडियम मिथाइल जेंथेट कलेक्टर है, क्रिसॉल फ्रोथ स्टेबलाइजर है। तो इतना डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं, प्रोसेस समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, प्रिफरेंशियल वेटिंग है, सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए आपका फ्रोथ बना है, और हाइड्रोफिलिक का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, काम हो जाता है। प्लीज इसको लिखते हैं, लिखिए, आगे थोड़ी और बात करेंगे। प्लीज राइट इट डाउन। आगे हम बात ये करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कई बार देखा है तो एक सिंपल सा सवाल उठ के सामने आता है, ऊपर रब करो, एक सिंपल सा सवाल उठ के सामने आता है, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन इज, कैन वी use this process for more than 2 hours, या more than 1 hour लिख देते, मतलब 2 और क्या यूज कर सकते क्या, लाइक ZMS है साथ में PBS, फ्लोथ रोटेशन कर सकते हैं क्या? तो आपके दिमाग में बात आएगी, यस कर सकते हैं। सोचेंगे सल्फाइड रिमूव हो जाएगा, बट सोचो सल्फाइड एक साथ रिमूव होगा तो ZMS और PBS एक साथ मिक्स होकर निकलेगा, तो एक इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। हमें दोनों को सेपरेट करना है, तो डायरेक्ट हम नहीं यूज कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज फोर्स रोटेशन फॉर दिस 2 ओर्स डायरेक्टली। ठीक है, तो आंसर फिर क्या होगा,
डायग्राम भी रब कर रहा हूं। आंसर इज हाँ, हम फ्लोथ फ्लोटेशन यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं। कैसे यूज करेंगे? सॉल्यूशन क्या है? यस, वी कैन यूज बट बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं। इसको हम सबसे पहले कहते हैं डिप्रेसेंट। देखो, ZNS है एंड PBS है। इसमें एक लिक्विड डालते हैं, NaCN, सोडियम साइनाइड। इसका नाम है डिप्रेसेंट। डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस करने का मतलब क्या है, ये समझो। ये रिएक्ट करेगा इन दोनों में से किसी एक के साथ। तो खुद सोचो किसके साथ रिएक्ट करेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं, बातें कुछ समझ चुके हैं। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेड पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक है डी ब्लॉक। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? डी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Na2ZnCN4। चाहो तो मैं आपसे हाइब्रिडेशन पूछ सकता हूँ, बता दोगे। इट विल बी sp3 क्योंकि इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं, ये D10 सिस्टम है। ठीक है, साथ में क्या है, PBS रिएक्शन नहीं करता। ये क्या है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब PBS क्या करेगा? ये दोनों में बना आपका। अब करा दो क्या? फ्लोथ फ्लोटेशन आप कराओगे तो PBS क्या होगा? PBS रिएक्शन कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा? Na2ZnCN4 मिल जाएगा। ओके, बट हमें तो दोनों करना था। ये मल्टीपल टाइम्स करेंगे, PBS सारा रिमूव कर देंगे, बचा क्या? Na2ZnCN4। अब ये जो Na2ZnCN4 है, इसको भी वापस हम चाहते हैं कि वापस हमें इसे हटाने को मिल जाए। तो क्या करोगे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज अनदर सब्सटेंस, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं, वो डिप्रेस करता है तो ये एक्टिवेट करता है। दिस इज एक्टिवेटर। डिप्रेस किया, इसने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने पे ZNS वापस आ जाता है। ठीक है, सल्फाइड वापस आ गया। क्यों? कॉपर जिंक में कॉपर की टेंडेंसी ज्यादा है कॉम्प्लेक्स बनाने की। Na2CuCN4 कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर ZNS के साथ क्या कराओगे? फ्लोटेशन करा देंगे। हाइब्रिडेशन क्या होगा? कॉपर साइनाइड का, सोडियम कॉपर साइनाइड। सिस्टम कौन सा? तो दिस विल बी D9 सिस्टम। केस मैंने बताया, अब इसका हाइब्रिडेशन बताएंगे। इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था D9 सिस्टम था। देखिएगा लास्ट क्लास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा। DsP2 मैंने कहा था, ट्रांसफरेंस वाला केस है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता है, p ऑर्बिटल में चला जाता है। DsP2 इसका हाइब्रिडेशन आ जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या? हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? पहले हमने यूज किया डिप्रेसेंट और दूसरी बार यूज किया एक्टिवेटर। तो हम यूज कर सकते हैं फ्लोथ फ्लोटेशन, डायरेक्ट नहीं। ओके, अगला सवाल ये बनता है कि आपके पास ये जो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, नॉन सल्फाइड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? पहला सवाल तो मैंने बता दिया था। दूसरा सवाल है आपके पास, कैन वी अप्लाई फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर नॉन सल्फाइड और can we apply flotation for non-sulfide ores? Can we apply flotation for non-sulfide ores? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बात लिखी, जनरली वी अप्लाई फॉर सल्फाइड ओर्स। जनरली मतलब हमेशा नहीं। तो उसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? यस। क्यों? सुटेबल एक्टिवेटर ले लो। सुटेबल एक्टिवेटर लोगे अगर
तो होगा क्या, वी कैन अप्लाई क्रॉस फ्लोटेशन फॉर नॉन सल्फाइड ओर लाइक मेलाचाइट। मेलाचाइट एक ओर है, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, मेलाचाइट है। इसकी रिएक्शन करा दो Na2S से, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट रिएक्शन करता है, होता क्या है, मेलाचाइट का सरफेस ऐसे ही रह जाता है, इस विल बी मेलाचाइट, कुछ कॉपर इसमें रिएक्शन करता बनाता है Cu2S, और इसके सरफेस पे वो क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है। Cu2S क्या करेगा, इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब Cu2S कैसा होगा, सल्फाइड की तरह काम करेगा, सल्फाइड की तरह काम करेगा, तो फिर क्या करेगा, फ्लोटेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉन सल्फाइड और अगर आपके पास है तो हमको ऐसा केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं कि सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाए, ये सल्फाइड की तरह बिहेव करे, जैसा कि हमने यूज किया था एक्टिवेटर, और यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस हमने यूज किया, वी कन्वर्ट द नॉन सल्फाइड ओर इनटू सल्फाइड वन, ये कर सकते हैं, और लेट देम बिहेव एज सल्फाइड वन, ओके, तो बिहेवियर उसका वैसा कर सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर भी हो गया आपका। So this is all about your Froth flotation. It is one of the most important part of metallurgy. इसलिए मैंने काफी डिटेल में आपको इसको काफी एक्सप्लेन किया है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल कंसंट्रेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं केमिकल कंसंट्रेशन की। केमिकल कंसंट्रेशन मैंने एक ही बात बताई थी, दैट वाज लीचिंग। नाम कैसा है, लीच मतलब सरफेस को खाली करना, ठीक है, सरफेस गायब होता है, तो वो क्या है, लीचिंग एक केमिकल, लीचिंग क्या है, लीचिंग नथिंग बट केमिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस है, केमिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस, ओके। तो होता क्या है, इसमें केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली यूज होता है, जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये केमिकल कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, दो साइंटिस्ट थे, उनके बेसिस पे नाम क्या है, किसके लिए अप्लाई करते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड की कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सिल्वर में सबसे कॉमन है Ag2S, इसको हम कहते हैं सिल्वर ग्लास, ठीक है, सिल्वर ग्लास। क्या होगा, हम एक केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे जो किसके साथ रिएक्शन करे, उसको हम कहेंगे लीचिंग एजेंट। तो हम यहाँ यूज करते हैं NaCl, ये क्या है, ये एक लीचिंग एजेंट है। लीचिंग एजेंट का बस ये काम होता है, ये रिएक्शन करेगा। Ag2S कैसा है, ये अकेला नहीं है, साथ में क्या है, इसके इम्प्योरिटीज है। तो NaCl किसके साथ रिएक्शन करे, Ag2S के साथ, इम्प्योरिटी के साथ तो करेगा नहीं, क्या बनाएगा, Na2 AgCN twice plus one, sorry, this one, NaAgCN twice। ऐसा क्यों, सिल्वर डी ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिमेंट है, रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होकर ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है, दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और इम्प्योरिटी क्या, impurities are insoluble, impurities are insoluble। क्या कराएंगे हम लोग, फिल्ट्रेशन करा दो, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो होगा सॉल्युबल, वो क्या होगा, लिक्विड में चला जाएगा, इनसॉल्युबल PBT बन जाएगा, ओके, इससे सेपरेट कर दिया। तो फिल्ट्रेशन का हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा NaAgCN twice। अब ये तो आपको चाहिए नहीं, हमें चाहिए था
सिल्वर Na AgCl2, इसकी रिएक्शन करा देते हैं जिंक डस्ट से। जिंक डस्ट, जिंक सिल्वर के कंपैरेटिव ज्यादा रिएक्टिव है, क्या करेगा इसको सेपरेट कर देगा, बनाएगा Na2ZnCl, साथ में क्या बनाएगा, तो आपके जो सिल्वर है, ठीक है, वो आपका सेपरेट होकर सामने आ जाएगा। दिस विल कम बैक, सामने आपके आ जाएगा। तो सोडियम साइनाइड जो दे रखा है आपके पास सिल्वर का, जिंक डस्ट रिएक्शन करा है, ZnCl4 के साथ सिल्वर क्या होगा, PPT बन जाएगा, सिल्वर का PPT फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, ये जो लीनियर है, दो ही लिगेंड है, तो Sp एंड दिस विल बी नथिंग बट Sp3, ये बन जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। एक चीज ध्यान ये भी रखें, इसके साथ Na2S बनता है, इस Na2S को क्या करते हैं हम लोग, फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है Na2SO4 साथ में S8, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं, ठीक है, एंड NaOH। आप अगर सोच रहे हो कि कहाँ गया Na और सल्फर, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। तो मेन आपको ध्यान रखना है, सिल्वर ग्लैंस में क्या किया, रिएक्शन किया लीचिंग एजेंट के साथ, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना और साथ में इम्प्योरिटी हट गई फिल्ट्रेशन के साथ, और सिल्वर को वापस लाने के लिए जिंक डस्ट डाला गया। ये क्या बना, फिर से कॉम्प्लेक्स बना जो कि सॉल्युबल है, और सिल्वर क्या इम्प्योरिटी, फिर क्या करोगे, फिर से करेंगे फिल्ट्रेशन। तो सिल्वर के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है, सिल्वर ग्लैंस के लिए क्या, सिल्वर ग्लैंस के लिए हम चाहते हैं तो सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं। मान लो भाई ए था, ये ए था, लिख लीजिएगा। सेकेंड हम बी ले लेते हैं, बी में हमने क्या लिया, Ag2 इसके यहाँ ले लिया AgCl, व्हाट इज AgCl, दिस इज हॉर्न सिल्वर, लीचिंग एजेंट सेम ही रख लो, सॉल्युबल सब्सटेंस बना, बस ये जो बना इसको हटा देंगे, यहाँ क्या बनेगा NaCl बन जाएगा, क्योंकि नमक है, इसको तो इवापोरेट करके हम हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे जिंक डस्ट डाला, जिंक डस्ट क्या करेगा, इसलिए सब्सटेंस सिल्वर प्रेसिपिटेट फिल्ट्रेशन कर दिया। तो हम सिल्वर के लिए Ag2S सिल्वर ग्लैंस के लिए यूज कर सकते हैं, हॉर्न सिल्वर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैक आफ्टर फॉयल साइनाइड प्रोसेस यूज किया जाता है। गोल्ड के लिए भी किया जा सकता है, तो ए और बी हो गया होगा, गोल्ड के लिए देखते हैं। गोल्ड के लिए क्या करते हैं, इन केस ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव में से एक है, सी पार्ट क्या होगा आपके पास, गोल्ड KCl ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, KCl O2 और वाटर, KCl O2 और वाटर, क्या बनेगा, KAuCl2, KAuCl2 ये बन जाएगा। एक साथ ऑक्सीजन और वाटर डाला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया, साथ में आ जाता है आपके पास KOH, इम्प्योरिटी भी आती है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, दैट इज सॉल्युबल। बैलेंस नहीं किया, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ओके, बैलेंस करना आपको आता होगा, क्योंकि आसानी से बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं। क्योंकि मैंने बैलेंस रिएक्शन आपको नहीं लिखी है, स्केलेटन रिएक्शन, बट रिएक्टिव प्रोडक्ट आपको लिख दिया। अब ये जो बना कॉम्प्लेक्स, इसमें से आपको गोल्ड निकालना है, क्या करोगे, फिर से जिंक डस्ट डाल दो, जिंक डस्ट डालो तो क्या बनेगा, के जिंक साइनाइड 4 साथ में गोल्ड का PPT, इस तरह से बन जाता है। तो मैं कौन सा किसके लिए अप्लाई करेंगे, तो सिल्वर के लिए अप्लाई होता है या फिर गोल्ड के लिए अप्लाई होता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूज किया जाता है, कन्वेंशनल प्रोसेस है और आज भी यूज किया जाता है। लीचिंग एजेंट कौन है, ये भी सवाल हो सकता है। पिछले केस में सिल्वर में NaCN था, इसमें क्या है KCN। दो ही हम डिस्कस ही करेंगे, एक सिल्वर गोल्ड के लिए हमने डिस्कस किया मैकआर्थर और साइनाइड प्रोसेस, लिख ले इसे। सेकंड आज हम जो डिस्कस करेंगे केमिकल लीचिंग प्रोसेस में, वो है जो आपने पहले ही पढ़ रखा है क्लास 10th में, वो है बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस ये इसके लिए अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई होता है बॉक्साइट के लिए। बेयर्स प्रोसेस किसके लिए अप्लाई हुआ, तो बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 डॉट 2H2 ये होगा। तो इसके लिए लीचिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, ये यूज कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा केमिकल सब्सटेंस, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। बेस के साथ अल्युमिना रिएक्शन कर सकता है, इम्प्योरिटी भी होगी, इम्प्योरिटी का कोई रोल नहीं है। NaLO2 प्लस H2O बन जाता है, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं NaAlOH4। मैंने इसे पढ़ाया था P ब्लॉक में, क्या कहते हैं इसको, दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहा हमने, क्योंकि एल्यूमिनियम एक तरीके का एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो बेस और इसे जोन से रिएक्शन करता है तो मेटा सॉल्ट बनाता है, जब ये बेस से रिएक्शन करता है। NaLO2 ये क्या है, सॉल्युबल। इम्प्योरिटी क्या होगी, इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल। ठीक है, क्या करेंगे फिर, फिल्ट्रेशन कर लीजिएगा, इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सोडियम बेटा एल्यूमिनेट आ गया, NaAl, सॉरी इस तरह से लिख लेते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, आप दोनों तरह से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। NaLO2 प्लस H2O, और इसमें वाटर और बढ़ा दिया जाता है, वाटर एक्स्ट्रा डाला जाता है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH थ्राइस ऐड किया जाता है। ठीक है, इस केस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, AlOH थ्राइस freshly prepared is added, freshly prepared is added, freshly prepared add किया जाता है, AlOH thrice freshly prepared is added। ऐड इसलिए क्या किया जाता है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ऐड करोगे तो रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, जो कि PPT बनाता है। ठीक है, ये हुआ, साथ में बनता है NaOH भी बन रहा होता है। तो इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं तो रिएक्शन कहाँ चले जाएगी, रिएक्शन करेगा इसे, रिएक्शन आ जाएगी फॉरवर्ड, इसलिए मैं रिवर्सिबल कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जाती है। PPT बना AlOH थ्रेस का, फिर क्या करेंगे, AlOH थ्रेस का से हटाओगे, फिर से हम करेंगे फिल्ट्रेशन, तो हमारे पास मिल गया AlOH थ्रेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। PPT बना, हीट कर दो उसको, हीट करोगे तो हमें सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस मिल जाता है Al2O3। ये बात मैंने पहले ही बताई थी, Al2O3 यहीं तक हमें लाना है। ठीक है, इसको मैंने कहा था दिस इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस आफ्टर ग्रेफाइट, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इसका नाम आता है। ठीक है, मैंने बताया कोरोडनम इसे कहते हैं। ठीक है, कोरोडनम में सिलिकॉन कार्बाइड भी कई बार आते हैं, बट इसको हम सेकंड हार्डेस्ट जो नीचे पाया था इसमें बात कर रहे हैं। मोल स्केल इसकी वैल्यू 9 होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 या 9.5 के बीच में वैरी करती है। तो किया कि हमने बेयर्स प्रोसेस में बॉक्साइट था, इसकी रिएक्शन का कास्टिक सोडा के साथ, बॉक्साइट के साथ ऑब्वियसली इम्प्योरिटी रखी हुई थी, रिएक्शन हुई, सोडियम का सॉल्ट बना, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, क्योंकि सॉल्युबल है, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेशन से अलग किया, इसमें हमने डाला वाटर, एसिड डाला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH थ्राइस डाला, सो दैट
पीपीटी बनने स्टार्ट हो सके। फॉरवर्ड ले जाने के लिए स्पेस डाल दिया। एयरोस्पेस में NH1 फिल्ट्रेशन से क्या होगा, एयरोस्पेस सेपरेट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, ड्राई एंड हीटेड, ड्राई किया और हीट किया, तो सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस हमें मिल जाता है Al2O3। तो एक तो वो मैकार्थर प्रोसेस और दूसरा है BS प्रोसेस। यही तो आपको ध्यान रखना है लीचिंग के लिए। लीचिंग वो कंसर्वेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, फिजिकल यहाँ पे कोई फिनोमेना नहीं है। तो एक हमने पढ़ा फोर्थ फ्लोटेशन और एक पढ़ा हमने लीचिंग, ठीक है, नोट करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। ओके, तो सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या था, ऑक्साइड बनाना, ठीक है, ऑक्साइड कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन दो तरीके से किया जा सकता है। There are two ways by which we can convert any ore into oxide. पहला सवाल तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट करते ही क्यों है। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी है कि नेचर में ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो ऑक्साइड मेटल्स के बहुत इजीली बन सकते हैं, और ऑक्साइड के बारे में हमारे बहुत नॉलेज है। काफ़ी कब हीट होता है, कब ऑक्साइड बनता है, इन सब बारे में हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं। इसलिए हर ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हलाइड हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे अगर नेटिव है तब तो ऑक्साइड बनेगा ही नहीं, तो फिर डायरेक्टली रिफाइनिंग करेंगे। तो कोई भी कंबाइंड ओर, टर्म को सुनिएगा, एनी कंबाइंड ओर इज कन्वर्टिंग टू ऑक्साइड बिकॉज वी नो लॉट ऑफ थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि हम उसके बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। सिर्फ दो टेक्निक होते हैं, दो तरीके से ऑक्साइड ओर बनाया जा सकता है। वन इज कैल्सिनेशन, अनदर इज रोस्टिंग। पहला कैल्सिनेशन और दूसरा क्या, रोस्टिंग। डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन, तुम कहते हैं हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ एयर, और लिटिल अमाउंट ऑफ एयर। एयर बिल्कुल भी ना हो, ये बहुत ही कम एयर हो, जिसको कैल्सिनेशन कहेंगे। जबकि रोस्टिंग क्या है, नाम से आपको पता है, रोस्टेड वैसे भी आप चीजें खाते हो। तो हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में हीट करना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी कार्बोनेट ओर लीजिए, लाइक CaCO3, हीट करोगे क्या बनेगा, डायरेक्ट हीट किया हमने, ऑक्साइड बन के CO2 गैस बाहर। ZnCO3 नाम क्या होता है इसका, ऊपर वाले तो लाइमस्टोन था, इसका नाम कैलामाइन। क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, वी कैन गो फॉर सल्फेट और ले लेते कोई, लेट से PbSO4 हीट करते हैं, PbO प्लस SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, SO3 बनता है। बाद में क्या होता है, टूट के SO2 और ऑक्सीजन बनता है। या फिर मेलाचेट ले लो, ठीक है, CuCO3 ले लो, तो कार्बोनेट ले लो, कैलामाइन ले लो, या सल्फेट ले लो, कोई भी हीट करोगे, बनाना क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड मिल गया ना तीनों में, कार्बोनेट और सल्फेट आराम से दे देंगे ऑक्साइड, और साथ में गैसेस। तो एयर के एब्सेंस में हीट करने के, जबकि यहाँ पे देखो वी यूज दिस फॉर सल्फाइड, ZnS ले लो, PbS ले लो, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2, साथ में PbO प्लस SO2। इस तरह से हीट किया हमने और को, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर चाहिए, जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए दिख जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर ऑफ हाइड्रेशन
water of hydration is removed. Water of hydration is removed. हीट कर रहे हो ना, like Al2O3 डॉट 2H2O, सिर्फ हीट करोगे, इम्प्योरिटीज हटा चुके जितना हटा सकते थे, तो यहाँ क्या हो रहा है Al2O3 और साथ में वाटर ऑफ हाइड्रेशन हटे वेपर के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि रोस्टिंग में हटता, रोस्टिंग में भी हटता है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन is removed। वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे volatile impurities are also removed। volatile impurities are removed। volatile impurities like मैं लिख भी देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, are removed। साथ ही साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन हटाया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं थर्ड, ऑर्गेनिक impurities are removed। ऑर्गेनिक impurities are removed। क्यों ऑर्गेनिक impurities का मतलब क्या है, वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा CO2, इसलिए इस तरह से क्या हो, बेसिक डिफरेंस हमें देखिए। मेनली बाकी सारे प्रोसेस लगभग सेम होते हैं, मेन ऊपर ही जो डिफरेंस आया सो पाया। कैल्सिनेशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में किया और ये प्रेजेंस ऑफ एयर में किया। इस पे एक अच्छा सवाल बन जाता है, छोटा सा सवाल छोटा सा देखेंगे, बट पहले इसको नोट करना। क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों प्रोसेस में बेटर कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज मच मोर important and you can say much more beneficial, which is better, which is better, which is better, roasting or calcination, better कौन सा है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। डिफरेंस तो बाकी सारे प्रोसेस तो लगभग सेम है, एक ही चीज से प्रेफर कर रही थी, तो बेटर क्या होगा आप सोचिएगा। टेक टाइम, क्लास में होते तो आप लोग आइडियाज मुझे दे सकते थे, मैंने कई सारे सुने हैं, ठीक है, बट मैं आपको यही पे डायरेक्ट बताता हूँ। बेटर जो है डेट इज रोस्टिंग। क्यों, रोस्टिंग में क्या था, ऑक्सीजन नहीं यूज किया। आप बोलोगे सर वैक्यूम बनाने में बहुत एक्सपेंसिव रहता है, हाँ ठीक है, कैल्सिनेशन मान सकते हैं, बट रोस्टिंग इसलिए बेटर नहीं है। रोस्टिंग इज बेटर बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, हीट इज रिलीज्ड, कंबशन रिएक्शन है ना, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। याद होगा C+O2 फॉर्म में CO2 हीट साथ में निकलती है ना, हीट इज रिलीज्ड। सो वंस द reaction starts, so once the reaction starts, it can go on, it can go on its own, अपनी ही दम पे चला जाएगा। एक बार बस रिएक्शन स्टार्ट होने की देर है, ठीक है। इसलिए रोस्टिंग रिएक्शन से स्टार्ट कर दो, उसके बाद बाहर से आपको हीट नहीं सप्लाई करनी होती, क्योंकि कैल्सिनेशन में क्या कांस्टेंट हीटिंग इज सप्लाइड। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ अप्लाई करें, रोस्टिंग में नहीं कर रहे, कैल्सिनेशन कंप्लीटली हमेशा करते रहोगे। तो कैल्सिनेशन एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, रोस्टिंग चीप है। एक बार स्टार्ट किया फिर हीट रोक दो तो काम हो जाता है। दैट्स व्हाई रोस्टिंग इज बेटर, ओके।
तो बात हमें समझ में आ गई कि रोस्टिंग बेटर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, और हमारा सबसे पहले तोड़ दिया हमने पल्वराइज के, मेजर इम्प्योरिटीज हटा दी कंसंट्रेशन, उसके बाद हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। जो और पहले से ऑक्साइड में है, ठीक है, जो और पहले से ऑक्साइड है तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका स्टेप बच गया। मैंने बोला था स्टेप बच गया तो आगे चले जाएंगे। तो जो पहले से ऑक्साइड में वो आपके बच गए, जो कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड फॉर्म में, उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्योरिटी को हटा देते हैं। बेटर टेक्निक है, रोस्टिंग इज बेटर, रोस्टिंग इज बेटर, ठीक है। ओके, रीजन भी बता दी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए। एक बार स्टार्ट किया रिएक्शन खुद चली जाएगी। इसके बाद कहानी कहाँ बढ़ेगी, अब ऑक्साइड तो बन गया, अब उससे हम मेटल निकालेंगे भी, तो मेन तो हमारा काम मेटल निकालना। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद हमारा होता है प्यूरिफिकेशन। सो नेक्स्ट क्लास में उसको रखते हैं, रिडक्शन और प्यूरिफिकेशन दोनों नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ सो दैट कि इनऑर्गेनिक आपको याद रखना है, नोट्स आपको याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए, जब चैप्टर कंप्लीट हो आप रीडिंग कर लीजिएगा, बट नोट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने शीट दी थी, बट अगेन मैं भी आप लोगों से पूछ नहीं सकता कि यू आर नॉट हियर, सो आप लोग उसको याद कर चुके होंगे, आई एज्यूम इट। प्लीज़ उसको याद कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नाम लेते जाऊँगा उसके। होमवर्क में मैं आपको एक शीट देता हूँ, हैविंग सम बेसिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, टिल कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडक्शन देखते हैं, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन देख लेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर एंड नहीं होगा, उसके हम कुछ इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में वी विल ट्राई कि फिनिश हो जाए, ठीक है। बट टिल देन प्लीज रीड इट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज टू बी रेड मल्टीपल टाइम। नोट्स ही आपको पढ़ने हैं, कई बार पढ़ने होंगे। अभी सोचो सिर्फ ये किताबें पढ़ लो, नहीं, पहले नोट्स को पढ़ लो, याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन 99% जो होता है नोट से ही आएगा। एक साल का तो मैं भी गारंटी आपको नहीं दे सकता, बट प्लीज रिमेंबर, रिवाइज एंड रिमेंबर दिस नोट्स, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल मीट अगेन, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।